अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 2 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके डियर स्टूडेंट, आपका पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट ए नल वेक्टर? क्या ये मुमकिन है कि इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन वाले 3 वेक्टर को हम ऐड करें और हमें एक नल वेक्टर मिले? इलस्ट्रेट विद ए डायग्राम, और इसको एक डायग्राम के जरिए भी आप रिप्रेजेंट करें। तो इसका आंसर ये है, यस इट इज पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। ये मुमकिन है कि हम इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन वाले 3 वेक्टर्स को ऐड करें। और वो किस तरह? इफ 3 वेक्टर्स A, B and C are added in such a way that they form sides of triangle, अगर हम 3 वेक्टर A, B और C को इस तरह ऐड करें कि वो ट्राइंगल के साइड्स बनाए, एक ट्राइंगल बनाए, और वेक्टर A ट्राइंगल का एक साइड हो, वेक्टर B ट्राइंगल का दूसरा साइड हो और वेक्टर C ट्राइंगल का तीसरा साइड हो, then the resultant vector will be a null vector। तो हमारे पास resultant vector एक null vector होगा। और ये किस तरह? So let me explain it। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब मैंने आपको यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिखाए हुए हैं। ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर C है। इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शंस डिफरेंट है। अब इन 3 वेक्टर्स को हमने इस तरह ऐड करना है कि एक ट्राइंगल बन जाए हमारे पास। लेकिन ट्राइंगल बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्टेंट आपके पास कब 0 आ सकता है। देखिए, अगर आप इन 3 वेक्टर्स को इस अंदाज में ऐड करें, लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर A है और ये हमारे पास है वेक्टर B, एंड दिस इज लेट्स से वेक्टर C। ये हमारे पास वेक्टर C है। वेक्टर C और वेक्टर A एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू हिट टू टेल रूल। यहां पे आपके पास एक दूसरा वेक्टर आएगा जो इसके टेल से शुरू होगा और इसके हेड पे खत्म होगा, और इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रिजल्टेंट आपके पास 0 होना चाहिए। इन तीनों वेक्टर को आप इस तरह ऐड करें कि आपको एक नल वेक्टर मिले। तो मुझे ये वेक्टर खत्म करना है, तो मैं इसको किस तरह खत्म कर सकता हूं? मैं इस तरह खत्म कर सकता हूं, ये वेक्टर A है हमारे पास, एंड दिस इज लेट्स से वेक्टर B, और वेक्टर C हमारे पास इस तरह मैं ड्रॉ करूं कि वो इसके टेल के साथ मीट करे हिट टू टेल रूल के मुताबिक। तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए, यहां पे ये आ जाएगा वेक्टर C। तो इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट मैंने खत्म कर दिया, रिजल्टेंट 0 आ रहा है क्योंकि वेक्टर C डायरेक्टली मीट कर रहा है वेक्टर A के साथ। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा? वो एक नल वेक्टर होगा। आपका दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, the magnitudes of 3 vectors are 2 meter, 3 meter and 5 meter respectively। 3 वेक्टर है आपके पास और उसके मैग्नीट्यूड क्या है? 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। The directions are at your disposal। आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर को रख सकते हैं। Can these 3 वेक्टर be added to yield 0? क्या हम इन तीनों वेक्टर को ऐसे ऐड कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए? Illustrate with a diagram, और इसको आप एक डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट करें। इसका आंसर ये है, यस these 3 vectors can be added to yield 0। हम इन 3 वेक्टर को 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर को ऐड कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट 0 आएगा। इफ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 5 मीटर इज टुवर्ड y एक्सिस, अगर 5 मीटर वाला जो वेक्टर है प्लस y एक्सिस के डायरेक्शन में हो, एंड अदर 2 वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर आर टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस, और जो 2 मीटर और 3 मीटर के मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन किस में हो? वो नेगेटिव y एक्सिस में हो। देन बाय हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। तो फिर हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनका रिजल्टेंट हमारे पास 0 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये 3 वेक्टर मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। 5 मीटर हमारे पास प्लस y एक्सिस में है, और ये -3 मीटर और -2 मीटर हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस में है। अब इन तीनों वेक्टर को मैंने ऐड करना है और इसका सम हमारे पास 0 होना चाहिए। तो पहले मैं आपके सामने इसको हिट टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करता हूं। देखिए, अगर ये वेक्टर हमारे पास 5 मीटर मैंने इस तरह ड्रॉ किया है, ये 5 मीटर है, और हिट टू टेल रूल हमें कहता है कि सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हिट के साथ आप उसको मीट करें। तो अगर इसका टेल इसके हिट के साथ मैं मीट करूं तो ये वेक्टर कुछ इस तरह मैं बना सकता हूं। इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड -3 मीटर ये बन जाएगी। और हिट टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास भी थर्ड वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर के हिट के साथ मीट होना चाहिए। तो ये मैंने थर्ड वेक्टर ड्रॉ किया -2 मीटर। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था
उसी पोजीशन पे मैं आ गया हूं, तो हमारे पास रिजल्टेंट इस केस में क्या है, वो 0 मीटर हो गया। इसको मैं अलजेब्रिक सम के जरिए भी आपको बता सकता हूं कि अलजेब्रिक सम में इसका 0 आ रहा है। क्यों? जब आपके पास एक +5 मीटर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड +5 मीटर है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 है और तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2 है, आप इसको ऐड करें तो इसका रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। तो ये इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। आपका थर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर्स I, J and K। I, J और K हम यूनिट वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं, तो उनके साथ कौन से यूनिट एसोसिएटेड है? इसका आंसर हमारे पास ये है कि नो यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर I, J and K। यूनिट वेक्टर I, J और K के लिए हमारे पास कोई भी यूनिट इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। As unit vector I, J and K are used to represent vectors in X, Y and Z axis। यूनिट वेक्टर I, J और K हम किस लिए यूज करते हैं? X, Y और Z एक्सिस में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम I, J और K यूज करते हैं। मैथमेटिकली हम एक वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास है वेक्टर A और ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड डायरेक्शन ऑफ A। अगर मैं इससे यूनिट वेक्टर A निकालना चाहूं तो यूनिट वेक्टर A हमारे पास बराबर होगा वेक्टर A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। ओके डियर स्टूडेंट, तो जिस तरह यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर है वेक्टर A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, इस वेक्टर A में भी अपना एक मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम उस मैग्नीट्यूड ऑफ A को लिख ले तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ A के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर A के साथ कोई भी यूनिट एसोसिएटेड नहीं है। अब हम 3 यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J और यूनिट वेक्टर K। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। I को हम X एक्सिस के लिए यूज करते हैं, J को हम Y एक्सिस के लिए यूज करते हैं और K को हम Z एक्सिस के लिए यूज करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर्स है और ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इनके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड नहीं होगा। आपका फोर्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि कैन ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव? क्या दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है? प्रोवाइड ए प्रूफ एंड गिव एन एग्जांपल। आप इसका प्रूफ दे दे और इसका एग्जांपल भी दे दे। तो इसका आंसर ये है यस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कुड बी नेगेटिव। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या है कि एंगल इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री हो। तो हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है? A डॉट B। लेट्स से दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट A डॉट B किसके बराबर होगा? AB cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो और हम यहाँ पे 180 पुट करें तो cos 180 हमारे पास -1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा A डॉट B इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाय -1। तो A डॉट B हमारे पास क्या होगा? -AB। तो इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव उस वक्त हो सकता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, मतलब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 हो। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ए कार मूविंग ऑन ए रोड। अगर एक कार रोड पे मूव कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। द एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री और इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कार है वो एक रोड पे मूव कर रहा है। कार की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और कार के टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। यहां पे मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है। इस केस में इनके दरमियान एंगल क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं तो इफ डॉट एस हमारे पास किसके बराबर है? वो बराबर है इफ एस cos थीटा के बराबर है। और अगर आप थीटा की जगह क्या पुट करें? 180 डिग्री पुट करें तो cos 180 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है? वो -1 के बराबर है। तो इससे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -f। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास दो वेक्टर हो और उसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले तो उसका रिजल्ट नेगेटिव कब होगा? जब उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। आपका फिफ्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। A और B दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है। हो कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो? तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे जीरो हो सकता है? एंड हो कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी जीरो? और इनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे जीरो हो सकता है?
तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर कैन बी जीरो इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्केलर प्रोडक्ट दो नॉन जीरो का उस वक्त जीरो होगा अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और इसमें इसके दरमियान जो थीटा है वो 90 डिग्री हो। तो a डॉट बी हमें पता है कि वो किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे मैंने थीटा की जगह 90 पुट किया है और cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है। तो यहां पे अगर cos 90 की जगह मैं 0 पुट करूं और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो a डॉट बी हमारे पास 0 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर का कब 0 होगा, जब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कैन बी जीरो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वेक्टर प्रोडक्ट दो नॉन जीरो का कब 0 होगा, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, और पैरेलल होने का मतलब ये है कि उनके दरमियान एंगल 0 हो। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, a क्रॉस b, और a क्रॉस b हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के। यहां पे एंगल 0 है तो अगर थीटा की जगह में 0 पुट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 हमारे पास बराबर है 0 के। तो अगर मैं साइन 0 की जगह 0 पुट करूं तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 0 एंड ए बी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी या वेक्टर प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 होगा। और वो कब 0 होगा, जब एंगल 0 हो या जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। तो इन शॉर्ट, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो स्केलर प्रोडक्ट उसका 0 होगा, और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा। आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 ये है, सपोज यू आर गिवन ए नॉन जीरो वेक्टर ए। फॉर एग्जांपल आपको एक नॉन जीरो वेक्टर ए दिया गया है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद अननोन वेक्टर बी इज 0, और स्केलर प्रोडक्ट ए का वेक्टर बी के साथ 0 आ रहा है। Likewise, the vector product of A with B is 0, और इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट भी A और B का 0 है। What can you conclude about B? B के बारे में आपकी कंक्लूजन क्या है? Okay dear student, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, so let me explain it here. आपको स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि नॉन जीरो वेक्टर A, इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए की वैल्यू 0 नहीं है। दूसरी बात आपको ये कही गई है कि अननोन वेक्टर बी, अननोन वेक्टर बी का मतलब क्या है कि बी 0 है या बी 0 नहीं है, इसका हमें कोई पता नहीं है। ये हमने कंक्लूड करना है कि बी की वैल्यू 0 है या बी की वैल्यू 0 नहीं है। आपको थर्ड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ए और बी का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। आपको क्वेश्चन में फोर्थ स्टेटमेंट ये दिया गया है कि a क्रॉस b जब आप करते हैं तो आपके पास फिर भी इसका रिजल्ट 0 आता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि b के बारे में आपका क्या ख्याल है, b 0 है या b 0 नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बात याद रखें कि a डॉट b 0 के बराबर कब होगा। पहले हम ये देखते हैं कि a डॉट b है क्या। तो जब मैं a डॉट b ले लेता हूं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है a b cos थीटा। ये बात आप याद रखें कि इसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 कब होगा, उसकी 3 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि हमारे पास a 0 के बराबर हो, अगर a 0 के बराबर हो तो इसका ये रिजल्ट 0 आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर b 0 के बराबर हो तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो तब भी a डॉट b 0 आएगा। तो अब इन 3 कंडीशंस को हमने देखना है। यहां पे आप देखिए a 0 के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, b 0 के बराबर है या थीटा 90 डिग्री है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। a क्रॉस b 0 के बराबर कब होगा, a क्रॉस b हमारे पास बराबर है a b साइन थीटा। इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होगा, जब a 0 के बराबर हो या b 0 के बराबर हो या थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो। थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 के बराबर है तो ये 0 बन जाएगा। और अगर a 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, या b 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस। हमारे पास ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं। अब a तो 0 नहीं है, या तो b 0 के बराबर है, और या इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 0 और 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट b जो 0 है और a क्रॉस b जो 0 है वो एंगल की वजह से नहीं है, क्योंकि एंगल हमारे पास एक टाइम में 2 डिफरेंट एंगल नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो लास्ट कंक्लूजन रह जाती है वो ये है कि b 0 के बराबर है। यहां पे b 0 के बराबर है तो a डॉट 0 जब आप करते हैं तो आपके पास 0 बन जाता है। a क्रॉस b में जब आप b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास
आपका रिजल्ट क्या आता है, वो 0 आ जाता है। एंगल की वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा, क्योंकि एक टाइम पे दो डिफरेंट एंगल नहीं हो सकते। आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 ये है, व्हाई ए पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। एक पार्टिकल पे अगर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं रह सकता। इसका आंसर ये है, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल। एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा अगर उसमें एक्सेलरेशन ना हो। फॉर ए पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए 2 or more forces of equal magnitude and opposite in direction are required in order to cancel the effect of each other। एक पार्टिकल को अगर आपने इक्विलिब्रियम में रखना है तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के आपको 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सके। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स, अगर एक पार्टिकल सिर्फ एक फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, बिकॉज इट विल एक्सेलरेट द पार्टिकल, क्योंकि ये उसको इस पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। सो डियर स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आप इस पार्टिकल पे फॉर एग्जांपल आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1 और दूसरा फोर्स हमारे पास है F2। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप एक पार्टिकल पे एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे एक पार्टिकल पे तो इसकी वजह से वो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी और वो मूव करेगा। आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 ये है, टू ओपन ए डोर दैट हैज द हैंडल ऑन द राइट। एक डोर को ओपन करने के लिए जिसका हैंडल राइट साइड पे है एंड हिंजेस ऑन द लेफ्ट, और उसका हिंज लेफ्ट साइड पे है, ए टार्क मस्ट बी अप्लाइड, उस पे आपको एक टार्क अप्लाई करना होगा। इज द टार्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये टार्क क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, अगर हम उसको ऊपर से देखें। डज योर आंसर डिपेंड ऑन वेदर डोर ओपन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम यू। क्या आपका आंसर इस बात पे इंहिसार करता है कि ये डोर आपकी तरफ ओपन हो रहा है या आपसे अवे ओपन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये है जिस तरह हमें दिया गया है, इफ ए डोर हैज हैंडल ऑन द राइट एंड हिंजेस ऑन द लेफ्ट, और अगर एक डोर है और उसका हैंडल राइट साइड पे है और हिंजेस लेफ्ट साइड पे है, देन द डायरेक्शन ऑफ द टार्क डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द डोर। तो फिर टार्क किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसका इंहिसार इस बात पे है कि आप दरवाजे को किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। If we move the door by pushing it, अगर हम डोर को पुश कर रहे हैं, clockwise torque will be produced in the door, तो डोर में clockwise torque प्रोड्यूस होगा। If we closes the door by pulling it, अगर हम दरवाजे को बंद कर रहे हैं, counter clockwise torque will be produced in the door, तो डोर में counter clockwise torque प्रोड्यूस होगी। Dear student, let me explain it with the help of whiteboard. ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पे मैंने आपके सामने एक डोर बनाया हुआ है। ये इस डोर का राइट साइड है और ये इस डोर का लेफ्ट साइड है। हैंडल इस साइड पे है और हिंजेस इस फिक्स एंड पे है। यहां से मैं इस डोर को ओपन कर सकता हूं और क्लोज कर सकता हूं। तो अगर मैं इस डोर को अपनी तरफ पुल करूं, तो जब मैं पुल करूंगा तो ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है। जिस तरह क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसी तरह ये भी क्लॉक के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पुल करने से ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह अगर मैं इसको पुश करूंगा, इसको अंदर की तरफ मूव करूंगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा है कि अगर मैं इसको पुल करूंगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज ए लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। आपको अक्सर वार्निंग दी जाती है कि आप एक लार्ज रेंज यूज न करें एक स्मॉल बोल्ट को टाइट करने के लिए। इसका आंसर ये है, द वार्निंग नेवर यूज ए लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट मींस, इस वार्निंग का मतलब ये है दैट यूजिंग ए लार्ज रेंज विल प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ टार्क, कि अगर आप एक लार्ज रेंज यूज करेंगे तो आपके पास ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू लार्ज मोमेंट आर्म एंड फोर्स, क्योंकि आपके पास मोमेंट आर्म भी ज्यादा होगा और फोर्स भी ज्यादा होगा। द मोर फोर्स विल लाइकली रिजल्ट इन ब्रेकिंग द बोल्ट,
और अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉल के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल है? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन इट। डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने आपके सामने एक रेंज ड्रॉ किया है और ये आपको वार्निंग मिल रही है कि नेवर यूज ए लॉन्ग रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। आप स्मॉल बोल्ट को एक लॉन्ग रेंज से टाइट करने की कोशिश ना करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आपके पास एक लार्ज रेंज होगा तो इसका जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म इसका बहुत ज्यादा होगा और टार्क हमारे पास किसके बराबर है? टार्क हमारे पास बराबर है R क्रॉस F के। तो जब मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उसके साथ साथ आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, सो मोर फोर्स विल कॉज मोर टार्क। आपके पास ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा और आप जो बोल्ट, लेट्स से यहां पे एक बोल्ट है, एक स्मॉल बोल्ट है, इसको आप टाइट करना चाहते हैं, आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा, तो ये जो बोल्ट है इतना फोर्स टॉलरेट ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस बोल्ट में हैपन। तो इसलिए सेफ्टी के लिए आपको यह कहा जाता है कि नेवर यूज ए लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। आपका लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, ए सेंट्रल फोर्स इज वन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम पॉइंट। एक सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। कैन ए सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू ए टार्क अबाउट दैट पॉइंट? क्या एक सेंट्रल फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो सकती है? इसका आंसर ये है, द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम पॉइंट। चूंकि सेंट्रल फोर्स हमेशा सेम पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, देयरफॉर सेंट्रल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू ए टार्क। इसलिए सेंट्रल फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एज टार्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। चूंकि टार्क वेक्टर प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का, इन दिस केस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज जीरो। इस केस में फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल जीरो है, देयरफॉर नो टार्क विल प्रोड्यूस। इसलिए कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट, टार्क प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा? लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास लेट्स से ये एक सेंट्रल फोर्स है, दिस इज द सेंट्रल फोर्स और ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। यहां से जो यहां डिस्टेंस है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। फोर्स और मोमेंट आर्म एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। आपके पास टार्क किसके बराबर है? R क्रॉस F के, और R क्रॉस F हमारे पास बराबर है RF sin थीटा के। यहां पे फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल कितना है? थीटा हमारे पास 0 डिग्री है। तो R F और sin अगर आप 0 डिग्री करेंगे तो आपके पास R F और sin 0 हमारे पास 0 के बराबर है, तो आपके पास टार्क कितना होगा? वो 0 होगा। इसलिए सेंट्रल फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता।